गुड आफ्टरनून। आप सभी का आज की वर्चुअल क्लास में सभी का स्वागत है। आज से हम सीएनसी मिलिंग की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें वर्टिकल मशीनिंग सेंटर, चाहे वो हॉरिजेंटल मशीनिंग सेंटर हो, वर्टिकल मशीनिंग सेंटर हैं, उसके बारे में उसके ऑपरेशन के बारे में और उसकी प्रोग्रामिंग के बारे में सीखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीएनसी। सीएनसी की फुल फॉर्म मैंने आपकी टर्निंग की क्लासेस में भी पहले बता चुका हूं। सीएनसी की फुल फॉर्म है कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। तो इसकी हिस्ट्री देख लीजिए। पहले मैनुअल मशीनें आई, कन्वेंशनल मशीनें आई। कन्वेंशनल मशीनों में फिर धीरे धीरे इन्वेंशन होता गया। जो आपके आज आप जिन मशीनों पे, लेथ पे, मिलिंग पे, कन्वेंशनल मिलिंग पे काम करते हैं, वो आजकल की लेटेस्ट मशीनरी है। इसके अलावा उसके बाद धीरे धीरे और इन्वेंशन होता गए, तो सीएनसी मशीनों में की तरफ में आने लगे। तो 1942 से सीएनसी मशीनों की हिस्ट्री शुरू होती है, जहां से कि 1942 में यूएसए की एक कंपनी है जो हेलीकॉप्टर के ब्लेड मैन्युफैक्चरिंग करती है, उसने स्टार्ट किया कोऑर्डिनेशन मूवमेंट के लिए। स्टार्ट किया। ये आजकल की तरह जो लेटेस्ट सीएनसी है वो ऐसी नहीं थी, लेकिन कोऑर्डिनेशन मूवमेंट उसमें जरूरी थे। 3 डायमेंशनल के लिए, 3D मशीनिंग के लिए 1942 से स्टार्ट किया, 3D मशीनिंग के लिए। उसके बाद 1947 में पंच टेप की इन्वेंशन हुई। ये आपके सामने पंच टेप है जो पिक्चर में आप देख रहे हैं। तो फिर 1953 में न्यूमेरिकल कंट्रोल पे काम होना स्टार्ट हुआ। 1960 में एडिटिव कंट्रोल पे काम हुआ, और 97 में जाके पूरा सीएनसी मशीन बननी स्टार्ट हुई, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। और उसमें धीरे धीरे और इन्वेंशन होते गए। 1980 में जाके डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल, डीएनसी जिसको बोलते हैं, डीएनसी सॉफ्टवेयर, जिसमें एक सॉफ्टवेयर से अनेक मशीनों को कंट्रोल किया जा सकता है। लार्ज नंबर ऑफ मशीन्स आर कंट्रोल्ड बाय कंप्यूटर। तो एक कंप्यूटर से डीएनसी सॉफ्टवेयर, जैसे हम प्रोग्राम जो है वो कंप्यूटर में फीड कर लेते हैं, और उसको अलग अलग मशीनों में हम इंटरफेसिंग करके वायर के थ्रू कनेक्ट करके कंप्यूटर के साथ मशीनों को, और उन मशीनों में को ऑपरेट कर सकते थे। क्योंकि जो स्टार्टिंग में जो पहले मशीनें आई उनमें मेमोरी बहुत कम हुआ करती थी। तो मेमोरी कम होने के कारण वहां पे हम डीएनसी सॉफ्टवेयर यूज करते थे। तो डीएनसी सॉफ्टवेयर में हम, क्योंकि कंप्यूटर की मेमोरी ज्यादा होती थी, तो कंप्यूटर में हम सारे प्रोग्राम को स्टोर करके, सेव करके, और उसको कंप्यूटर को मशीन के साथ कनेक्ट करके उससे मशीन को रन कर लेते हैं। इसके बाद सीएनसी मशीन कैसे काम करती है? सीएनसी मशीन कंट्रोल्ड बाय जी एंड एम कोड्स। सीएनसी मशीन जी कोड जिनको हम प्रेपरेटरी फंक्शन के नाम से जानते हैं, एम कोड जिनको हम मशीन मिसलेनियस फंक्शन के नाम से जानते हैं, उससे जी और एम कोड से ये कंट्रोल होती हैं। दीज आर नंबर वैल्यू एंड कोऑर्डिनेट्स। इनमें क्या है, नंबर वैल्यू डालते हैं हम। नंबर वैल्यू जैसे कि हमारा एक एक्स एक्सिस है, एक्स हमारा 50 मूव करेगा, तो वो अपने ओरिजिन से 50 मूव करेगा। वाई हमारा 40, तो वाई हमारा 40 मूव करेगा। तो इसमें क्या है, जैसे हम 10th क्लास में मैथ में ग्राफ पढ़ लेते हैं, तो ग्राफ में हम एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। सेम मिलिंग में भी हम उसी प्रकार से कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो
उन कोऑर्डिनेट्स के सहारे वर्क पीस के, जो वर्क पीस में हमारे पास ड्राइंग होती है, ड्राइंग पे हम उस ड्राइंग को हम कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं और कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग हम वो हमारे पास नंबर वैल्यू आ जाती है हमारे पास कि यहाँ पे हमने लीनियर मोशन में अपने टूल को चलाना है, तो लीनियर मोशन में चलाने के लिए हम G01, अगर हमने सर्कुलर मोशन में अपना टूल चलाना है तो G02। इस प्रकार से हम प्रोग्रामिंग और उसके कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू डाल देते हैं। ईच नंबर और कोड आर असाइन टू पर्टिकुलर ऑपरेशन। हर नंबर और हर कोड पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए यूज होता है। जैसे कि हम G01 सीधी कटिंग करनी है, हमें स्ट्रेट कटिंग करनी है, लीनियर कटिंग करनी है। G02 सर्कुलर कटिंग करनी है क्लॉकवाइज। G04 G03 काउंटर क्लॉक सर्कुलर कटिंग करनी है हमें काउंटर क्लॉक। तो मतलब हर कोड की अपनी वैल्यू है। जैसे M05 है, M05 स्पिंडल स्टॉप है, M01 है ऑप्शनल स्टॉप है। तो हर कोड का हर ऑपरेशन के लिए हर कोड को यूज किया जाता है। टाइप्ड इन मैनुअली टू कैड बाय मशीन ऑपरेटर्स। जो आपके पास ड्राइंग बनी होगी, जो ड्राइंग मिलती है आपको, वो कैड सॉफ्टवेयर में बनी होती है, चाहे वो ऑटो कैड से ले लो, चाहे वो किसी भी और कैड सॉफ्टवेयर से ले लो। तो अगर आपको 2D प्रोग्रामिंग करनी है तो 2D प्रोग्रामिंग करने के लिए एक्स और वाई और जेड से हम डेप्थ दे देते हैं और एक्स वाई हमारे कोऑर्डिनेट हैं। तो उसके लिए हमारे पास ड्राइंग होती है, ड्राइंग में देख के हम कोऑर्डिनेट, ड्राइंग को रीड करके हम सीधे मैनुअली उसमें मशीन में हम उसके कोऑर्डिनेट फीड कर सकते हैं। तो वो है 2D प्रोग्रामिंग के लिए। अगर हमें 3D पार्ट्स बनाने हैं तो 3D पार्ट्स बनाने के लिए हमें हमें कैड और कैम, कैड सॉफ्टवेयर तो ड्राइंग में बने मॉडल तैयार करने के लिए, चाहे वो 2D हो चाहे वो 3D हो, और कैम सॉफ्टवेयर सीधे हमारे सीधे G कोड M कोड का प्रोग्राम हमारा तैयार कर देता है। तो G एंड M कोड आर ऑटोमेटिकली जनरेटेड बाय द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो उसमें उसके लिए हमारे पास कंप्यूटर में हमारे पास कैम सॉफ्टवेयर होना अति आवश्यक है। तो वो अगर हमें कोई 3D पार्ट बनाना है तो उसके लिए हमारे पास कैम सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है। मैं यहाँ पे आपको एक बात अच्छी तरह से बता दूं कि 2D प्रोग्रामिंग हम मैनुअली हम कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करके प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। 3D प्रोग्रामिंग के लिए जिसमें तीनों डायमेंशन हो, एक्स वाई जेड, उसके लिए हम कैम सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं और वो कैम सॉफ्टवेयर के थ्रू हमारा ऑटोमेटिक प्रोग्राम बन जाता है। वो प्रोग्राम पहले जो कैम सॉफ्टवेयर है मशीन लैंग्वेज में, सॉरी कंप्यूटर लैंग्वेज में बनता है, और कंप्यूटर लैंग्वेज में बनने के बाद उस मशीन का पोस्ट प्रोसेसर हमारे पास होना चाहिए कंप्यूटर में, और वो पोस्ट प्रोसेसर कि वो मशीन हमारे कौन से कोड लेती है, कौन से G कोड लेती है, कौन से M कोड लेती है, वो पोस्ट प्रोसेसर उसको उस मशीन के G कोड और M कोड के अकॉर्डिंग उस कंप्यूटर लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि कंप्यूटर प्रोग्राम को G कोड और M कोड में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट है CNC मशीनों की क्या क्या एडवांटेज है। मैं ज्यादा एडवांटेज की बात नहीं कर रहा, मैंने थोड़े से एडवांटेज यहाँ पे दर्ज किए हैं। इसमें हाई एक्यूरेसी, जैसे कि एयरक्राफ्ट के पार्ट्स बनाने हमारे पास, ऑटोमोबाइल पार्ट्स बनाने हमारे पास, तो उनमें बहुत ज्यादा एक्यूरेसी की जरूरत होती है, हाई एक्यूरेसी। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ यहाँ पे, हाई एक्यूरेसी एंड रिपीटेबिलिटी। क्योंकि जो रिपीटेबिलिटी हमारे पास CNC मशीनों में होती आती है, वो रिपीटेबिलिटी कन्वेंशनल मशीनों में या मैनुअल मशीनों में नहीं आती। तो मतलब जैसे सपोज करो हमें कोई साइज 100x50 का रेक्टेंगल ब्लॉक बनाना है या कोई भी साइज बनाना है, तो वो साइज अगर हमारा पहला पीस 100x100.01 एंड 50.02 बना है, तो दूसरा पार्ट भी 100.01 और 50.02 ही बनेगा। मतलब साइज अपना रिपीट होता है CNC मशीनों में, सबसे ज्यादा बात है। तो रिपीटेबिलिटी सबसे ज्यादा अगर कहीं आती है तो वो CNC मशीनों में ही आती है, जिसके कारण CNC मशीनों में बने हुए पार्ट्स बहुत एक्यूरेट बनते हैं। तो
जैसे कि एयरक्राफ्ट के पार्ट बनाने हमें, या किसी इंजन के पार्ट्स बनाने हमें ऑटोमोबाइल में, तो हमारे पास जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी होगी वो सीएनसी पे ही पॉसिबल है। उसके बाद प्रोडक्शन रेट इज वेरी हाई। प्रोडक्शन रेट क्या है, बहुत ज़्यादा हाई होता है। मतलब हम एक दिन में 200 पीस, 300 पीस, 500 पीस बना सकते हैं। कॉम्प्लेक्स सर्फेसिस नीड टू बी मशीन्ड। जो कठिन शेप है, कोई इरेगुलर सरफेस है, जैसे सपोज करो हमें एश मशीनिंग करनी है, तो वो टेढ़ी मेढ़ी आकृतियों को हम इजीली मशीन्ड कर सकते हैं सीएनसी मशीन में। फ्लेक्सिबिलिटी टू जॉब चेंज, ऑटोमेटिक टूल सेटिंग। हमारे पास बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी, बहुत सारी आज़ादी होती है, बहुत सारी लचीलापन है हमारे पास कि हम जॉब को कोई रेडियस हमें चेंज करना है। सपोज करो हम अभी यहाँ पे 4 mm का रेडियस लगा रहे हैं, फिर हमें 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 लगता है कि ये 4 mm का रेडियस बहुत कम है, हम बढ़ाना चाहते हैं रेडियस, 6 mm का करना चाहते हैं, तो सीधे प्रोग्रामिंग में 6 mm का रेडियस हम चेंज कर देंगे। थोड़ा प्रोग्राम में 1-2 लाइनें चेंज करेंगे और हमारा रेडियस चेंज हो जाएगा। उसी प्रकार मतलब हमारे पास बहुत सारी टूल सेटिंग की हमारे पास बहुत फैसिलिटी है इसमें। ऑटोमेटिक टूल चेंज हो जाते हैं, ऑटोमेटिक टूल की सेटिंग हो जाती है, हायर प्रोडक्टिविटी है और बेटर क्वालिटी है। मशीन काफी हद तक सेफ है और ज्यादा प्रोडक्शन निकाल सकते हैं हम, ज्यादा प्रोडक्टिविटी निकाल सकते हैं और अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्शन निकाल सकते हैं, जिसमें कि क्वालिटी हमारी बढ़िया निकले। लेस पेपर वर्क है, बहुत सारी मशीनों का काम एक ही मशीन कर लेती है, इसलिए पेपर वर्क बहुत काम करना पड़ता है हमें। कोई क्वालिटी रिपोर्ट, ज्यादा मशीनों की क्वालिटी रिपोर्ट, प्रोडक्शन रिपोर्ट, रिजेक्शन रिपोर्ट ज्यादा मशीनों की नहीं बनानी पड़ती, सिर्फ एक मशीन पे जो काम हो रहा है उस पर ही बनाना पड़ेगा, तो इसलिए पेपर वर्क भी बहुत कम होता है। फास्टर प्रोटोटाइप प्रोडक्शन, और ज्यादा तेज प्रोडक्शन हम निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ एडवांटेज हैं जो कि सीएनसी टेक्नोलॉजी में, कोई भी सीएनसी मशीन हो उस पर हम कर सकते हैं। आज मैं ज्यादातर इंट्रोडक्शन की बात करूंगा कि सीएनसी मशीनों में क्या क्या इंट्रोडक्शन यहाँ पे है। एडवांटेज, यहाँ पे डिसएडवांटेज। अभी डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज में कॉस्टली सेटअप है। जो मशीन है वो काफी कॉस्टली होती है, ये 25-30 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ की हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि आपके फीचर्स कैसे हैं मशीन में, कौन कौन से आपने फीचर्स लिए हैं। जैसे आपके पास मोबाइल होता है, मोबाइल आपके पास 5,000 का भी आता है, 50,000 का भी आता है, सेम वैसे ही है मशीन में भी। जो 50,000 वाला मोबाइल है वो उसमें ज्यादा फीचर्स होते हैं, तो जो 5,000 वाला होता है उसमें कम फीचर्स होते हैं। तो सेम सिचुएशन इसमें भी आती है सीएनसी मशीनों में भी। जो कॉस्टली सेटअप होगा हमारा, कॉस्टली मशीनरी होगी, कॉस्टली कंट्रोल सिस्टम होगा उसके अंदर, तो उसमें फीचर्स भी बहुत ज्यादा होंगे। अदरवाइज जिसमें की कीमत कम होगी, कॉस्ट कम होगी उसमें, तो मतलब 20-25 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाती है और 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ की भी हो सकती है सीएनसी मशीन। स्किल्ड ऑपरेटर्स की आवश्यकता पड़ती है इसमें, और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिक्वायर्ड है। मतलब कंप्यूटर्स की आवश्यकता पड़ेगी और प्रोग्रामिंग की जो नॉलेज है वो आपको होनी चाहिए। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है, कोई मतलब अनस्किल्ड आदमी इसमें काम नहीं कर सकता है। मेंटेनेंस इज वेरी डिफिकल्ट, और जो मेंटेनेंस है इसकी वो काफी डिफिकल्ट है कह लो, या कॉस्टली कह लो, वो भी कॉस्टली है। तो ये हमारे पास सीएनसी मशीनों के कुछ डिसएडवांटेज हैं। सीएनसी मशीनों में हम क्या क्या बना सकते हैं, सीएनसी मशीनों में हम क्या क्या बना सकते हैं। ऑटोमोबाइल पार्ट बना सकते हैं हम, सीएनसी मशीन मैन्युफैक्चर दिस आइटम्स। ऑटोमोबाइल पार्ट्स बना सकते हैं हम, इसमें कार है, स्कूटर है, बाइक है, उनके सारे पार्ट्स हमारे सीएनसी मशीनों में बन सकते हैं। एरोस्पेस, एरोस्पेस में आपके एरोप्लेन हुआ, हेलीकॉप्टर हुआ, और जो भी रॉकेट वगैरह हुए, उनके जो भी पार्ट्स हैं वो सारे हमारे सीएनसी मशीनों में ही बनते हैं।
इसके अलावा हम डायमंड ज्वेलरी है, डायमंड ज्वेलरी में जो भी इंडस्ट्री है वहाँ पे हमारी सीएनसी मशीनों में तैयार हो सकते हैं। टेक्सटाइल मशीनरी है, टेक्सटाइल की जो भी मशीनरी है उसके जो भी पार्ट्स हैं वो सारे सीएनसी मशीनों में बनते हैं। और डाई एंड मोल्ड मैन्युफैक्चरर्स, जो डाई और मोल्ड बनते हैं वो भी सारे सीएनसी मशीनों में बनाए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये एक इंट्रोडक्शन है कि आप सीएनसी मशीनों में कौन कौन सी इंडस्ट्री में, सब इंडस्ट्रीज में जहाँ पे भी कोई डाई मोल्ड बनाने हो, टेक्सटाइल की मशीनरी बनानी हो, डायमंड ज्वेलरी इंडस्ट्री हो, या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, या एरोस्पेस इंडस्ट्री हो, वहाँ पे सब जगह सीएनसी मशीनों का में इनके पार्ट्स बनाए जा सकते हैं। टाइप्स ऑफ सीएनसी मशीन, सीएनसी मशीनों के वैसे तो बहुत सारे आजकल हर प्रकार की पैकिंग करने तक की भी जो मशीनें हैं वो भी सीएनसी आ गई हैं, लेकिन फिर भी हम कुछ सीएनसी मशीनों के बारे में किस किस प्रकार की होती है। टर्निंग सेंटर जो कि जिसे हम सीएनसी टर्निंग भी बोल सकते हैं, टर्निंग सेंटर, मशीनिंग सेंटर, मिलिंग मिलिंग सेंटर बोल लो, वर्टिकल मशीनिंग सेंटर हो गया, हॉरिजेंटल मशीनिंग सेंटर हो गया, ड्रिलिंग मशीन्स हो गए, सीएनसी ड्रिलिंग मशीन, ईडीएम मशीन हो गया, लेजर कटिंग हो गया मशीन, प्लाज्मा कटिंग होगी, पैकिंग की मशीनें हो गई हैं, ईडीएम मशीन हो गई। तो ऐसी बहुत सारी मशीनें हैं आजकल जो कि सीएनसी मशीन, आजकल हर प्रकार की जो भी कन्वेंशनल मशीनरी है वो सीएनसी हो सकती है आजकल। तो सारी मशीनें आजकल सीएनसी आती हैं। तो ये वर्टिकल मशीनिंग सेंटर की एक पिक आप देख सकते हो कि इस प्रकार से वीएमसी, वर्टिकल मशीनिंग सेंटर, वर्टिकल मशीनिंग सेंटर। इसके बाद ये इसकी वर्टिकल मशीनिंग सेंटर में क्या क्या होता है, स्पिंडल इन वर्टिकल ऑपरेशन, जो स्पिंडल होता है वो वर्टिकली होता है। जैसे वर्टिकल मिलिंग मशीन होती है हमारी, वैसे ही इसका उसका जैसे स्पिंडल पे हम कॉलेट बांधते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पे स्पिंडल पे सीधे हमारी सॉरी अडेप्टर, अडेप्टर को हम स्पिंडल पे सीधे क्लैंप कर सकते हैं। वीएमसी आर हाई प्रेसिजन, बहुत हाई प्रेसिजन मशीन होती है ये, और यूज्ड फॉर टाइट टॉलरेंस, और बहुत कम टॉलरेंस में हम इसमें पार्ट्स बना सकते हैं। तो इसका ये नीचे बेड है और बेड के ऊपर वर्टिकली हमारा स्पिंडल लग जाता है। उस पर आप एंड मिल कटर यूज कर सकते हो, फेसिंग कटर यूज कर सकते हो, या कोई भी कटर यूज करके हम थ्रू अडेप्टर के ड्रिलिंग कर सकते हो, बोरिंग कर सकते हो, टैपिंग कर सकते हो, कोई कंटूर काटना है वो कर सकते हो। ऐसे हर एक प्रकार का ऑपरेशन आप वर्टिकली इस पे वीएमसी, वर्टिकल मशीनिंग सेंटर पे आप इजीली कर सकते हैं। उसी प्रकार एक हॉरिजेंटल मशीनिंग सेंटर है। हॉरिजेंटल मशीनिंग सेंटर में क्या है, इसका जो स्पिंडल है वो हॉरिजेंटली है। तो ये इसमें भी सेम प्रोग्रामिंग, जो प्रोग्राम आपका वीएमसी में है वो प्रोग्राम सीधे यहाँ एचएमसी पे भी रन हो सकता है। सिर्फ इसमें क्या है कि इसमें स्पिंडल जो है वो हॉरिजेंटली है, हॉरिजेंटली है। तो हॉरिजेंटल ओरिएंटेशन इनकरेज द चिप्स एंड फॉल अवे। तो इसमें जो कटिंग होगी वो हॉरिजेंटली होगी, इसमें पार्ट सामने रखा जाएगा और सामने से कटिंग होगी। उसमें वर्टिकली था स्पिंडल, इसमें हॉरिजेंटली है। एचएमसी हाई प्रेसिजन, ये भी बीएमसी की तरह बहुत ज्यादा हाई प्रेसिजन है, और यूज्ड फॉर टाइट टॉलरेंस, मतलब यहाँ पे बहुत कम टॉलरेंस वाले पार्ट्स बनाने हो वहाँ पे हम एचएमसी का, वीएमसी और एचएमसी का यूज कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, एचएमसी में हमारा यहाँ पे हम अगर बात करें तो मोस्टली हम इसमें जहाँ पे हमें सिलेंड्रिसिटी मेंटेन करनी हो, दो आपस में बोर हैं जो कि एक सीधी रेखा में एक सेंटर में बनाने हो, उस प्रकार के पार्ट्स हम इसमें आसानी से बना सकते हैं एचएमसी में। अदरवाइज बाकी जो ऑपरेशन है, ड्रिलिंग है, बोरिंग है, टैपिंग है, जो ऑपरेशन हम बीएमसी में कर सकते हैं वो सारे हम इस पे कर सकते हैं, एचएमसी में भी कर सकते हैं। इसमें एक फायदा ये है कि इसका टेबल जो है, ये टेबल इसमें बी एक्सिस होता है जो कि 360 डिग्री पे, किसी भी डिग्री पे हम इसको घुमा सकते हैं।
बी एक्सिस भी होता है इसमें। तो ये फोर्थ एक्सिस हो सकती है HMC, फिफ्थ एक्सिस हो सकती है, सिक्स्थ एक्सिस हो सकती है। एक्सिस के बारे में हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में बात कर सकते हैं। अभी कुछ बात कर लेते हैं हम। जैसे CNC मशीनें हैं, तो CNC मशीनों में जो कंट्रोल सिस्टम है, जैसे टाइप्स ऑफ CNC मशीन हम बात कर चुके हैं। टर्निंग सेंटर्स हैं, मिलिंग सेंटर्स हैं, मशीनिंग सेंटर्स हैं, ड्रिलिंग मशीन्स हैं, ग्राइंडिंग मशीन्स हैं, EDM मशीन्स हैं, लेजर कटिंग मशीन। इनमें जो कंट्रोल सिस्टम लगा होता है वो किन किन कंपनियों का होता है? फैगर का, किसी मशीन में फैगर का कंट्रोल सिस्टम हो सकता है, हेड एंड हैंड का हो सकता है, मित्सुबिशी का हो सकता है, हास का हो सकता है, रेक्स रोथ्स का हो सकता है, बॉश ग्रुप की कंपनी है ये, NUM का हो सकता है। जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं वो सीमेंस और फानुक की हैं। जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं इनमें अलग अलग मॉडल सीमेंस और फानुक के इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा आज की डेट में यही कंट्रोलर यूज हो रहे हैं। पिछले लास्ट 20-25-30 साल से ये कंट्रोलर सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होते हैं। सीमेंस सीमेंस जिसको हम सीनोमेरिक के नाम से भी जानते हैं, और फानुक जो कि जापान का है। सीमेंस जो है कि जर्मनी की कंपनी है, फानुक जो है वो जापान की कंपनी है। तो इनके कंट्रोलर्स इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज में लाए जाते हैं। इसमें भी इनके कंट्रोल सिस्टम भी अलग अलग मॉडल आते हैं। हर 2-3 साल बाद इनके मॉडल चेंज हो जाते हैं और नए नए फीचर्स के साथ में नए मॉडल्स सामने आते रहते हैं। हेड एंड एन हेड एंड एन में हेड एंड एन काफी कॉस्टली सॉफ्टवेयर है। इस कंट्रोल सिस्टम के अंदर ये मेरे ख्याल से 24-25 लाख रुपए से स्टार्ट कंट्रोल सिस्टम ही कंट्रोल सिस्टम, मशीन की कॉस्ट अलग निकाल दीजिए, 24-25 लाख से स्टार्ट होता है। इसमें मोस्टली हमारी प्रोग्रामिंग करनी बहुत आसान हो जाती है। मोस्टली इसमें ज्यादातर पैटर्न प्रोग्रामिंग है। आपने सपोज करो कोई ब्लॉक बनाना है, तो ब्लॉक बनाने की उसकी लंबाई भर दो, चौड़ाई भर दो, डेप्थ कितना मटेरियल रिमूव करना है, डेप्थ में 2 mm 5 mm वो भर दो, सीधा प्रोग्राम बन जाता है और सीधा आप उसमें, तो इस तरह की उसमें प्रोग्रामिंग करना काफी आसान हो जाता है। तो ऐसे अलग अलग कंपनियां अलग अलग अपना कंट्रोल बनाती है। हास अपनी मशीन बनाती है तो अपने अपने कंट्रोल सिस्टम लगाती है। लेकिन जो सबसे ज्यादा कॉमनली CNC मैन्युफैक्चरर हैं वो सीमेंस और फानो की ज्यादा मोस्टली यूज करते हैं। तो यही दो कंट्रोलर सबसे ज्यादा यूज होते हैं। ये हमारा ऑपरेटर पैनल है। इस प्रकार ऑपरेटर इस पे काम करता है कि कंट्रोल पैनल के पे काम करते समय और अंदर से काम करता है। ये हमारा इस प्रकार से स्क्रीन होती है और ऐसे देख के आदमी अपना कार्य कर सकता है। ये है हमारे पास CNC मशीन टूल डिस्क्रिप्शन। अब CNC मशीनों पे हम काम करते हैं, हम लिखते हैं कि भाई एक्स एक्सिस 40 mm जाएगा, मूव करेगा, वाई एक्सिस 20 mm मूव करेगा। तो इनमें क्या है, एक एब्सोल्यूट इनकोडर होता है, रोटरी टाइप एब्सोल्यूट रोटरी इनकोडर और इंक्रीमेंटल रोटरी इनकोडर। तो आप में से जिन लोगों ने अभी आज तक पहले मशीनें CNC मशीनों पे काम किया होगा, जो पहले इनकोडर लगते थे, सर्वो मोटर होती है, जितने भी एक्सिस है, एक्स एक्सिस है उसकी सर्वो मोटर अलग होगी, वाई एक्सिस है वाई एक्सिस की सर्वो मोटर अलग होगी, जेड एक्सिस है जेड एक्सिस की सर्वो मोटर अलग होगी। जितने एक्सिस हैं उनकी अपनी अलग अलग सर्वो मोटर होती है और सर्वो मोटर के पीछे इनकोडर लगा होता है। तो पहले मशीनों में इंक्रीमेंटल इनकोडर आता था। इंक्रीमेंटल इनकोडर क्या है, मशीनों को इसीलिए पहले हर मशीन को ऑन करने के बाद सबसे पहले हम मशीन को रेफरेंस करते हैं। तो रेफरेंस करने के बाद सारे एक्सिस अपने एक बार अपने होम पोजीशन पे चले जाते हैं और होम पोजीशन से फिर वो जब चलते हैं तो वो काउंट करके चलते हैं, न्यूमेरिकली कंट्रोल करके कि एक्स एक्सिस अपने होम पोजीशन से कितना मूव कर गया है, वाई एक्सिस कितना मूव कर गया है, जेड एक्सिस कितना मूव कर गया। अगर लाइट चले जाए सपोज करो, तो लाइट जाने के बाद जाने के बाद कितने लोग मतलब फिर से दोबारा मशीन को रेफरेंस करना पड़ता है। आजकल जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसमें हम आजकल CNC मैन्युफैक्चरर जो हैं वो एब्सोल्यूट रोटरी इनकोडर यूज कर रहे हैं। इन इनकोडर का यूज ये है कि इनमें मशीन हमने ऑन किया तो मशीन को पता है कि कौन सा एक्सिस कहाँ पे है।
पहले से ही इसको ये अपनी मेमोरी में याद रखता है कि हमारा एक्सिस जेड एक्सिस है, मशीन को रेफरेंस करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। लाइट जाए फिर भी मशीन को रेफरेंस करने की आवश्यकता नहीं होती। तो ये अपने उसको याद रखता है। तो आजकल जो सीएनसी मशीनों में है वो एब्सोल्यूट रोटरी इनकोडर ही यूज हो रहा है, जो लेटेस्ट सीएनसी मशीनें आज की डेट में आ रही हैं। तो ये इसकी इनको कंपेयर किया हुआ है दोनों में कि दोनों में क्या डिफरेंस है, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। कुछ अब जब हमें सीएनसी मशीन पे काम करना होता है तो सीएनसी मशीन पे काम करने के लिए हमें उसके स्पेसिफिकेशन के बारे में जरूर पता होना चाहिए। जिस भी मशीन पे हमें काम करना है तो उस मशीन पे हमें उसकी स्पेसिफिकेशन हमें ये पता होना चाहिए। अभी ये हमारे पास एक VMC 500 मशीन है, उसकी स्पेसिफिकेशन है, थोड़ा आपको पता ये होना चाहिए। जैसे एक्स एक्सिस है, ये अपने होम पोजीशन से 520 मिलीमीटर ट्रेवल कर सकती है। ये VMC 500 की स्पेसिफिकेशन है। कोई VMC 600 हो सकती है, उसकी स्पेसिफिकेशन और हो सकती है। आपके पास जो मशीन है उसकी स्पेसिफिकेशन और हो सकती है। आपको सिर्फ स्पेसिफिकेशन पता होने चाहिए। आप जिस मशीन पे कार्य करने जा रहे हो, उस मशीन या जिस मशीन पे ट्रेनिंग कर रहे हो, सबसे पहले आपको उसकी स्पेसिफिकेशन पता होने चाहिए कि इसकी स्पेसिफिक इस मशीन की क्या स्पेसिफिकेशन है। उससे आपको ये पता चलेगा कि आप इसमें मैक्सिमम कितनी लंबी जॉब बना सकते हो, मैक्सिमम कितनी चौड़ी जॉब बना सकते हो, इसका स्पिंडल कौन सी टेपर का है, कौन से टाइप का है, इसमें टूलिंग कौन सी लगेगी, इसमें अडेप्टर कौन से लगेंगे, इसके आरपीएम मैक्सिमम कितने आरपीएम पे हम चला सकते हैं, कितने मिनिमम आरपीएम पे चला सकते हैं, इसके टेबल का साइज क्या है, इसमें टेबल में कितने टी स्लॉट्स हैं, उनमें कितना हमारा सेंटर डिस्टेंस पे हमारे टी स्लॉट्स कटे हुए हैं। तो ये चीजें हमें काम करने में आसानी होती है। हमें हमें पता होता है कि हम भाई इसमें हमारी लिमिट क्या है, हमारी मशीन में हम कितनी लंबी और कितनी ज्यादा चौड़ी जॉब बना सकते हैं। तो ये VMC 5 अलग अलग मशीनों की अलग अलग स्पेसिफिकेशन हो सकती है। ये VMC 500 की स्पेसिफिकेशन आपके लिए है। ये यहाँ पे एक्स एक्सिस 520 अपने होम पोजीशन से 520, मतलब 520 से बड़ी जॉब इस मशीन में एक्स एक्सिस लॉन्गिट्यूडनली नहीं बन सकती। वाई एक्सिस में 450 mm से ज्यादा चौड़ी जॉब नहीं बन सकती। जेड एक्सिस में 420 mm ये अपने होम पोजीशन से ट्रेवल कर सकता है, मतलब 420 से बड़ी जॉब हम नहीं बना सकते जेड एक्सिस में। टूल की सिलेक्शन रैंडम वाया शॉर्टकट पाथ, मतलब जो टूल पहले आएगा, जो टूल जैसे हमने सपोज करो हमने 2 नंबर टूल कॉल किया स्पिंडल पे, तो स्पिंडल पे हमारा 2 नंबर टूल आ जाएगा। अब उसके बाद हमें 23 नंबर टूल पे आया था, तो वो 2 3 4 नहीं जाएगा, वो उल्टा चलेगा। 2 के बाद एक के बाद 24 टूल वाली अगर मैगजीन है तो 24 के बाद वो 23 पे आ जाएगा, मतलब 2 3 स्टेप। तो जो शॉर्टेस्ट पाथ वो यूज करेगा टूल सिलेक्शन के दौरान। नंबर ऑफ टूल्स उसमें 24 लग सकते हैं। मैक्सिमम टूल लेंथ, जो कितनी लंबा हम टूल बांध सकते हैं, 300 mm लंबा हम इस मशीन में टूल बांध सकते हैं। तो आप जिस मशीन पे काम कर रहे हो उसकी स्पेसिफिकेशन आपको कुल मिलाकर पता होनी बहुत अति आवश्यक है। मैक्सिमम टूल डाया, ज्यादा से ज्यादा बड़ा टूल डाया हम 80 mm का बांध सकते हैं। और एक एक छोड़ के एक, अगर एक पॉकेट में हमने टूल डाल दिया और दूसरा पॉकेट हमने खाली छोड़ दिया, तीसरा पॉकेट में हमने डालना है, तो वो 160 mm तक हम डाया के हम डाल सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज और भी ख्याल रखना है कि मैक्सिमम टूल का वेट कितना होना चाहिए अडेप्टर के समेत, क्योंकि टूल जब चेंज होता है तो वो विद अडेप्टर होता है। तो टूल और अडेप्टर का वेट मिला के टोटल मिला के 8 kg से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो इस मशीन का फीचर्स है। दूसरी मशीन की शायद कैपेसिटी 10 किलो की हो सकती है, लेकिन इस मशीन में टूल कितना वेट अपना टूल का वेट मैक्सिमम 8 kg होना चाहिए, जो मैंने इसमें लिखा नहीं है। तो वो भी वेट का भी ख्याल रखना है कि कितने वेट का आपका टूल होना चाहिए मैक्सिमम, वो भी आपको स्पेसिफिकेशन पता होनी चाहिए। स्पीड की रेंज क्या है? स्पीड की रेंज 60, मिनिमम 60 आरपीएम पे चलेगा आपका स्पिंडल, ये स्पिंडल की स्पेसिफिकेशन है। और मैक्सिमम 6000 की। आपके पास जो मशीन हो वो 8000 आरपीएम पे चल सकती है, वो 10,000 आरपीएम पे चल सकती है।
तो वो आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्पीड की रेंज, स्पिंडल की स्पीड रेंज 60 है या 6000 है। ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन किसको बोलते हैं? स्पिंडल हमारा एक पोजीशन में आके लॉक हो जाता है, तो वो उसका कोड है M19। M19 तो जब वो लॉक होगा तो घूम के लॉक होगा, तो घूमने की वो जो, जब घूमेगा तो 30 RPM पे वो घूमेगा। स्पिंडल ओरिएंटेशन उसको बोलते हैं, स्पिंडल लॉक होने को, एक पोजीशन में वो लॉक हो जाएगा स्पिंडल हमारा, तो उसको बोलते हैं स्पिंडल ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन की स्पीड है 30 RPM। और डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इन M19 मतलब जब वो लॉक होगा तो किस डायरेक्शन में होगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। और जो स्पिंडल की पावर रेटिंग है वो 5.5 से लेके 7.5 तक है, वो इस बीएमसी की है। तो इस प्रकार से, उसी प्रकार से ये कंप्लीट स्पेसिफिकेशन नहीं है, उसी प्रकार से आपको टेबल की, जैसे स्पिंडल की स्पेसिफिकेशन है, एक्सिस की स्पेसिफिकेशन है, उसी प्रकार आपको टेबल की स्पेसिफिकेशन भी पता होनी चाहिए कि टेबल हमारे लंबाई कितनी है, टेबल की चौड़ाई कितनी है, नंबर ऑफ टी स्लॉट्स कितने हैं, एक टी स्लॉट से लेके दूसरे टी स्लॉट का सेंटर डिस्टेंस कितना है, टी स्लॉट का साइज कितना है। ये सारी स्पेसिफिकेशन आपको अपनी मशीन की, पहले मशीन पे कार्य करने से पहले आपको सारी स्पेसिफिकेशन पता होनी अति आवश्यक है। अभी ये क्या है हमारे एक्सिस, हमारी सीएनसी मशीनों में कौन कौन से एक्सिस होते हैं, कि एक्सिस की हमें आइडेंटिफिकेशन होनी, मशीन पे कार्य करने से पहले हमें मशीन की आइडेंटिफिकेशन होनी अति आवश्यक है। तो मशीन की आइडेंटिफिकेशन के लिए हमारे पास ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, जो एक्स एक्सिस है। वीएमसी की बात कर रहे हैं, वर्टिकल मशीनिंग सेंटर की। जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है, जो वर्टिकल एक्सिस है वो जेड एक्सिस है। एक्चुअली इसमें जेड एक्सिस वो एक्सिस होता है जो कि स्पिंडल वाला एक्सिस हो, या स्पिंडल के अपोजिट जो एक्सिस होगा वो हमेशा जेड एक्सिस होगा। अभी वीएमसी की बात कर रहे हैं तो वीएमसी का स्पिंडल हमारा वर्टिकली होता है, तो इसीलिए वर्टिकल जो एक्सिस होगा वो इसमें जेड एक्सिस है। और जो क्रॉस एक्सिस है वो एक्सिस हमारा वाई एक्सिस है। उसमें बी एक्सिस भी हो सकता है, उसमें सी एक्सिस भी हो सकता है, थर्ड एक्सिस। अभी हम 3 एक्सिस की बात करेंगे। तो एक्स एक्सिस, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस, जैसे हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्लाइड होती है मिलिंग मशीन में, वो हमारा एक्स एक्सिस। जो हमारी क्रॉस स्लाइड होती है, क्रॉस हम क्रॉस चलाते हैं मिलिंग मशीन के टेबल को, वो हमारा वाई एक्सिस। और जो हम वर्टिकली चलाते हैं, ऊपर नीचे स्पिंडल को ऊपर नीचे या टेबल को ऊपर नीचे करते हैं, वो हमारा जेड एक्सिस। तो वीएमसी में ऐसा है। उसी प्रकार टर्निंग की क्लासेस आपको पहले ही ले चुका हूं मैं। टर्निंग में हमारा जो चक है रिवॉल्व हो रहा है, चक के जो स्पिंडल के जो अपोजिट जो एक्सिस है वो जेड एक्सिस है, और जो क्रॉस स्लाइड एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है। तो ये देखिए यहाँ पे, ये हमें एक्सिस के दिखाए हुए हैं। जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है एक्स है, जो वर्टिकल एक्सिस है वो जेड है, और जो क्रॉस एक्सिस है वो वाई एक्सिस है। ये देखिए यहाँ पे भी ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव, वाई एक्सिस पॉजिटिव। जिस प्रकार ग्राफ पॉजिटिव होता है उसके अगर इधर आएंगे हम तो वो नेगेटिव हो जाएगा आगे से, तो वो पॉजिटिव। ये इस प्रकार से ये एक्सिस है। ये इसमें बी एक्सिस हो सकता है, सी एक्सिस हो सकता है। मल्टी एक्सिस मशीन है, 6 एक्सिस मिलिंग मशीन है ये। तो 3 एक्सिस ये हैं और 3 एक्सिस इसमें ये है, एक बी एक्सिस है, सी एक्सिस है, ए एक्सिस है। इस प्रकार से ये है हमारे पास। हमें एक्सिस की स्पेसिफिकेशन, एक्सिस की आइडेंटिफिकेशन होनी अति आवश्यक है हमें, कि हमारा कौन सा एक्सिस है। एक्सिस आइडेंटिफाई होने हमारे कौन से है, वो किधर को पॉजिटिव होते हैं, किस तरफ को नेगेटिव होते हैं, ये भी हमें पता होना अति आवश्यक है। अभी रेफरेंस सिस्टम क्या है? मशीन जैसे है मशीन जीरो। मशीन जीरो क्या है? एक होती है मशीन जीरो। मशीन को जब हम अपने मशीन का एक पॉइंट होता है जहां पे कि हम उसको, उसके एक्सिस वहां पे जीरो हो जाते हैं, और जैसे हम होम पोजीशन पे लेके जाते हैं मशीन को, तो मशीन जो है हमारी जीरो हो जाती है वहां पे। वहां पे हमारे मशीन के सारे एक्सिस
जीरो जीरो हो जाते हैं। अब वहां से आगे बढ़ेंगे तो वो एक्स एक्सिस मूव कर रहे हैं तो एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट बढ़ने लग जाते हैं, वाई एक्सिस है तो वाई एक्सिस के, और जेड है तो जेड एक्सिस के। दूसरा है डब्ल्यू, पार्ट जीरो। ये डब्ल्यू क्या है, यहाँ पे हमने जॉब जो हमने टेबल के ऊपर बांधनी है उसको हमें जीरो जीरो करना होता है। उसको जीरो करने के मेथड हम अगली नेक्स्ट स्लाइड में, अभी हमारे पास आगे नेक्स्ट स्लाइड है उसमें हम बताएंगे कि वो पार्ट को जीरो कैसे किया जाता है। और उसके बाद हमारे पास मशीन रेफरेंस पॉइंट। मशीन हमारा मशीन के हमारे तीनों एक्सिस रेफरेंस पॉइंट रेफरेंस होते हैं। तो रेफरेंस होने के बाद वो अपने एक जगह पे चले जाते हैं, तो वो हमारा रेफरेंस पॉइंट है। मोस्टली वैसे अधिकतर मशीनों में जो रेफरेंस पॉइंट होता है वो और मशीन जीरो एक ही जगह पे ही होती है। तो ये हमने, ये नेक्स्ट है एम मशीन जीरो और होम। मतलब जो मशीन की जीरो होगी और होम होगी वो मशीन की जीरो होगी। डब्ल्यू जो है वो पार्ट की जीरो है, डब्ल्यू जो है वो पार्ट का जीरो है, पार्ट जीरो है। और आर जो है मशीन रेफरेंस पॉइंट है, मशीन का जो रेफरेंस पॉइंट है। तो ये जो रेफरेंस पॉइंट है उसका, ये मैन्युफैक्चरर सेट कर देता है मशीन का, यहाँ पे हमारी मशीन रेफरेंस होगी। मशीन जीरो, दिस इज सेटअप ए मैन्युफैक्चरर एज द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ द मशीन। ये क्या है, मशीन जहाँ पे जीरो हो गई हमारी तो वहां पे क्या है, हमारा मशीन हमारी वहां से अपना एक एक माइक्रोन का हिसाब किताब अपना न्यूमेरिकली याद रखेगी। अगर हम एक्स एक्सिस मूव कर रहे हैं होम पोजीशन से तो वो अपने होम पोजीशन से कितनी दूर आ गई, वो आ गया। उसको बोल देते हैं मशीन कोऑर्डिनेट सिस्टम, एमसीएस, मशीन कोऑर्डिनेट। और ये हमारे जब हमने वर्क को जीरो कर लिया तो इसके बाद हमने जो हमारे, क्योंकि हमने जो कोऑर्डिनेट हैं वो ड्राइंग से देने हैं, अपने ड्राइंग के अकॉर्डिंग देने हैं, तो वो हमारे वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम, वो हमारे वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम। जब तक हमने ये जीरो ऑफसेट लिया तब तक हमारे पास मशीन के कोऑर्डिनेट चलते हैं, और उसके बाद हमारे जो जॉब के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो हमारे मशीन के कोऑर्डिनेट होते हैं। तो हम लोग दो प्रकार के कोऑर्डिनेट होते हैं, मशीन मशीन के खुद के अपने कोऑर्डिनेट, जो कि मशीन जीरो होने के बाद तीनों एक्सिस अपने कितने मूव कर गए हैं, एक्स एक्सिस से एक्स कितना मूव कर गया अपने होम पोजीशन से, वाई कितना मूव कर दिया, जेड कितना मूव कर गया। तो वो उसके अपने कोऑर्डिनेट और मशीन के कोऑर्डिनेट, और दूसरे वर्क के कोऑर्डिनेट जो आपके जॉब के कोऑर्डिनेट है, जिसके कि आपने प्रोग्रामिंग करनी है, तो वो वर्क के कोऑर्डिनेट होते हैं। तो ये दो प्रकार के हम कोऑर्डिनेट यूज करते हैं। अभी सीएनसी मशीन का सेटअप कैसे ऑपरेशन करते हैं, पहले हम मशीन को स्टार्ट करते हैं। मशीन को स्टार्ट करते हैं, उसमें देखते हैं हम कि चेक कूलेंट, एयर सप्लाई लेवल, इंश्योर द वर्क एरिया इज क्लीन। मतलब देखते हैं हम कि कूलेंट हमारे टैंक में है कि नहीं है, एयर सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है। और देखते हैं कि वर्क एरिया हमारा क्लीन है कि नहीं। उसके बाद हम पावर ऑन करते हैं, मशीन ऑन करते हैं। उसके बाद हमने मशीन ऑन करने के बाद फाइंड मशीन जीरो और होम, मतलब मशीन ये देखते हैं हम कि मशीन हमारे होम पोजीशन पे है या जीरो पोजीशन पे है। मशीन जीरो हुई है, जीरो मशीन जीरो बोल लो या होमिंग बोल लो एक ही बात है। तो वो उसको होम पोजीशन पे लेके जाना है मशीन को। तो सारे एक्सिस, फिर हमने टूल लोड करने हैं, हमने देखना है कि इस जॉब में कौन कौन से टूल लगेंगे, टूल की सिलेक्शन करनी है। हमें फेसिंग कटर चाहिए, हमें एंड मिल कटर चाहिए, हमने कि हमने कौन कौन से ऑपरेशन करने हैं और उन ऑपरेशन करने के लिए हमें कौन कौन से टूल किस डाई के रिक्वायर्ड होंगे। तो वो टूल हमने लोड कर लेने हैं टूल में, फिल द टूल इन, उसमें मैगजीन के अंदर हमने सेट कर लेने हैं। सेट मशीन रेफरेंस, और फिर हमने मशीन के रेफरेंस ले लेने हैं। मशीन के रेफरेंस मतलब वर्क पीस का जीरो जीरो ले लेना है। मशीन, यहाँ पे मशीन रेफरेंस ये आ गया कि टूल की लेंथ, टूल का रेडियस, टूल की लंबाई। जैसे टूल प्री सेटर है आपके पास तो उससे टूल की लंबाई ले लेंगे, क्योंकि अलग अलग टूल आप यूज कर रहे हो तो टूल की लंबाई है, टूल कितने रेडियस का है, ये अगर बोरिंग कर रहा है तो वो कितना डाया बनाएगा बोर करते समय, बोरिंग बार है अगर, तो वो आप उनको सेट करके उनको टूल को लोड कर, ये टूल लोडिंग से पहले ही होगा ये काम जो है,
जो टूल की लेंथ है और टूल का ये है, ये टूल अगर आप प्री सेटर से कर रहे हो तो पहले होगा, और अगर आप डायरेक्ट मशीन से ले रहे हो तो फिर टूल लोड होने के बाद होगा। उसके बाद हमारा है सेट पार्ट जीरो। पार्ट को जीरो मतलब जीरो ऑफसेट लेंगे, जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में देखा था, ये जीरो जीरो हम सेट करेंगे इसको। इस जीरो जीरो को हम यहाँ पे, इस पार्ट को यहाँ पे जीरो जीरो पे कैसे करेंगे वो मैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा आपको कैसे करेंगे। लेकिन हम ये सीक्वेंस है, हमने इस प्रकार से सेट पार्ट जीरो जीरो करना है हमारा। अभी तक यहाँ तक क्या हुआ, हमने मशीन हमने ऑन कर ली, रेफरेंस कर ली, देख लिया कूलेंट है मशीन के अंदर, लुब्रिकेंट्स है मशीन के अंदर, और टूल लोड कर लिए हमने जो जॉब बनानी है, और फिर हमने मशीन को जीरो जीरो कर लेना है। उसके बाद हमने प्रोग्रामिंग को, प्रोग्राम को लोड करना है, चाहे वो कंप्यूटर के थ्रू डाटा ट्रांसफर करके करो, चाहे आप वो मैनुअल एडिटिंग करके करो, वो प्रोग्राम आपने उस पर लोड करना है मशीन पे। तो फिर प्रोग्राम को हम वेरीफाई करते हैं। इसके बाद हम प्रोग्राम को देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम मतलब ओके है या नहीं है। वेरीफाई करने के बहुत सारे मेथड है। अगर तो शॉर्ट प्रोग्राम है तो सिंगल ब्लॉक करके चला सकते हैं हम, विदाउट टूल चला सकते हैं, या टूल को 10 mm 2 mm ऊपर रख के चला सकते हैं, हवा में चलाएंगे, पहले टूल को सीधे टच नहीं करेंगे। उसके बाद या हम बहुत लेंथी प्रोग्राम है तो ड्राई रन में हम मशीन प्रोग्राम को चला सकते हैं, जिसमें कि ड्राई रन में हमारी मशीन की कटिंग नहीं होती है, सिर्फ वो मशीन हवा में चलती है। ये वेरीफाई करने के लिए कि हमारा मशीन का जो हमने जो प्रोग्राम बनाया है वो ओके है या नहीं है, वो अपने पाथ पे सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। उसके बाद हम प्रोग्राम को रन करेंगे, वेरीफाई करने के बाद प्रोग्राम को रन करेंगे और फिर पावर को ऑफ कर देंगे। तो ये हमारा मशीन का सेटअप है, जो कि हम ऑपरेशन करते समय हम ये पूरा सेटअप हम यूज करते हैं। ये कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं एम कोड की, ये आपको नोट करने चाहिए। ये नोट क्या, आपको ये याद ही होने चाहिए। जैसे कि M00 है, M00 क्या है, ये है यहाँ पे लिखा है प्रोग्राम स्टॉप। प्रोग्राम स्टॉप नहीं है, ये भी ऑप्शनल स्टॉप है, ये है प्रोग्राम ऑप्शनल स्टॉप। और M01 भी ऑप्शनल प्रोग्राम स्टॉप है। ये दोनों लगभग एक ही जगह है, एक ही जगह यूज होते हैं, ऑप्शनली है ये भी। ये प्रोग्राम स्टॉप नहीं है, प्रोग्राम ये है प्रोग्राम ऑप्शनल स्टॉप। यहाँ पे ऑप्शनल लिख दें प्लीज, प्रोग्राम ऑप्शनल स्टॉप। ये दोनों कोड ऑप्शनल स्टॉप के हैं। अगर आपको कब यूज होते हैं ये तब यूज होते हैं, सपोज करो आप कोई आपका प्रोग्राम है और हर बार आपके उसके टूल के ऊपर चिप्स लग रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि बीच में मशीन मेरी रुक जाए और रुकने के बाद मैं आपके चिप्स क्लीन कर लूं और फिर जाके मेरी मशीन चले। तो वहां पे आप जहाँ पे प्रोग्राम को बीच में रोकना चाहते हो, वो रोकना किस लिए है, चिप्स हटाने के लिए रोक सकते हो, साइज चेक करने के लिए रोक सकते हो, या किसी भी कारण के लिए रोक सकते हो। तो वो हर बार उस जगह पे प्रोग्राम आपका रुकेगा। तो वो आप M00 से रोक लो या M01 से रोक लो, एक ही बात है, वो रुकेगा। फिर आप साइकिल स्टार्ट करोगे तो मशीन आगे उससे आगे चलने स्टार्ट हो जाएगी और आगे का प्रोग्राम कंटिन्यू कर लेगी। उसके बाद है M02 प्रोग्राम एंड। ये है प्रोग्राम एंड का, ये प्रोग्राम एंड है, मतलब प्रोग्राम खत्म हो गया। लेकिन इस कोड का भी हम यूज नहीं करते हैं, इस कोड की जगह पे हम M30 प्रोग्राम यूज करते हैं, क्योंकि इसमें प्रोग्राम एंड तो हो जाता है लेकिन प्रोग्राम रिवाइंड नहीं होता। जो M02 है वो प्रोग्राम को रिवाइंड नहीं करता, यानी कि जैसे ये हमारा सारा प्रोग्राम है तो ये यहाँ से हमारा कर्सर यहाँ पहुंचता, तो मतलब इसको खत्म करके यहीं पे रह जाता है, इसलिए इस कोड का यूज नहीं करते। हम इस कोड का यूज करते हैं M30 का। ये प्रोग्राम स्टॉप है या प्रोग्राम एंड है विद रीसेट टू स्टार्ट। वो रीसेट भी कर देता है, या रिवाइंड, रिवाइंड टू स्टार्ट बोलो, रिवाइंड भी कर देता है, रिवाइंड बोलो रीसेट बोलो एक ही बात है, तो वो रीसेट भी कर देता है। इसके बाद है M03 स्पिंडल क्लॉकवाइज। जब आपको स्पिंडल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना हो तो आपको क्लॉकवाइज। M04 स्पिंडल काउंटर क्लॉकवाइज। जब आपको स्पिंडल काउंटर क्लॉकवाइज चलानी हो तो स्पिंडल M04 यूज करेंगे।
जो लिखा हुआ है बिल्कुल स्पष्ट है, बस आपको याद होने चाहिए कि किस चीज का कोड कौन सा है। M05 स्पिंडल स्टॉप, स्पिंडल रोकना हो तो स्पिंडल। M06 टूल चेंज का है। M08 कूलेंट ऑन, M09 कूलेंट ऑफ, कूलेंट ऑन का कूलेंट ऑफ का। और ये है, ये अगर आपके वो उसमें कोई क्लैंप ऑन क्लैंप ऑफ है तो है, अगर है मशीन में तो। और M30 प्रोग्राम एंड। इसके अलावा कुछ और भी होंगे यहाँ पे, मैंने कुछ लिखे हैं। M99 एंड ऑफ सब रूटीन प्रोग्राम। सब रूटीन प्रोग्राम को, सब रूटीन प्रोग्राम क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे, इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। M19 है स्पिंडल ओरिएंटेशन, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। स्पिंडल ओरिएंटेशन क्या होता है, स्पिंडल को लॉक करना है। M98 कॉल ऑफ सब रूटीन, सब रूटीन प्रोग्राम को कॉल करना हो तो M। और M99 सब रूटीन एंड। सिनुमेरिक में ये M17 है, M17 सब रूटीन एंड। और फानुक में M99 है। तो ये हमारे पास ये है। इसके बाद हम, ये हमारे पास ये कुछ जी कोड्स हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जी कोड अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है इसके। अभी आपको आज की क्लास के बारे में कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। आज मोस्टली आपको सीएनसी मशीन की इंट्रोडक्शन ही दी है। तो मैंने ये पार्टिसिपेंट्स अनम्यूट अनम्यूट कर दिया है, आपको अनम्यूट कर दिया। अगर किसी ने कोई सवाल पूछना है, मैंने आपको फिर से म्यूट कर दिया क्योंकि बहुत सारी आवाजें आ रही हैं। तो अगर आपको कुछ भी पूछना है तो वो चैट बॉक्स में सवाल पूछ सकते हैं, या एक आदमी अपने आप को या चैट बॉक्स ही मेरे ख्याल से सबसे बेटर ऑप्शन है। अगर मैं अनम्यूट करता हूँ तो बहुत सही है, तो फिर सब लोग अपने आप को अनम्यूट कर लें और फिर एक एक करके सवाल पूछ सकते हैं कोई। किसी ने पूछना है कुछ तो पूछ सकते हैं। 22 में हेलो हेलो One second. ये प्लीज कहीं से पीछे से बैकग्राउंड नॉइज आ रही है, इसको प्लीज बंद करिए। आपने हाँ जी पूछना सुभाष किसी ने? सर। अगर किसी ने पूछना है, हाँ जी मनोज पूछिए, आपने हाथ खड़ा किया हुआ है, हाथ रेज किया हुआ है, हैंड रेज किया हुआ है आपने। राकेश है। सर इनको बोल दीजिए चैट पे कर देंगे, नहीं तो क्लास बहुत क्योटिक हो जाती है अगर मैं इनको अनम्यूट करती हूँ बच्चों को तो। ठीक है जी। तो आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए, जिसका भी कोई क्वेश्चन है तो वो चैट बॉक्स में अपने। अगर किसी की कोई क्वेरी है तो वो चैट बॉक्स में पूछ सकता है सवाल अपना। ये क्या लिखा है, टूल ऑन द वर्क पीस के बारे में बताएं। ये अभी हमारे पास टूल ऑन द वर्क पीस, ये जो हम जीरो ऑफसेट हैं। हेलो, जीरो ऑफसेट है वो नेक्स्ट, हमारी नेक्स्ट जो क्लास है वो जीरो ऑफसेट के बारे में ही है। जीरो ऑफसेट कैसे लेते हैं, टूल ऑफसेट कैसे लेते हैं, अगली जो क्लास होगी हमारी टूल लेंथ ऑफसेट की है। ये नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट क्लास के लिए मैंने ऑलरेडी स्लाइड बना रखी है। जीरो ऑफसेट कैसे लेते हैं हम, उसका प्रोसीजर क्या है, किस प्रकार से लेते हैं, उसके क्या क्या फायदे हैं, ये मैंने ऑलरेडी स्लाइड्स आपकी बना रखी हैं। देखो ऑफसेट लेने का मेथड क्या है, कैसे लेते हैं, किससे लेते हैं, टूल से ले सकते हैं, यूजिंग मैकेनिकल एज से ले सकते हैं। ये हमारे पास सारे नेक्स्ट क्लास में आएंगे। मैं इसके मैंने पार्ट बना रखे हैं सीएनसी क्लास के, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, ऐसे में हम पार्ट में लेंगे इसकी क्लासेस। ये ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में सारा सिलेबस कवर हो जाएगा, तो इसलिए मैंने इसके पार्ट वाइज में इसकी क्लासेस कंटिन्यू करूंगा। तो मैंने नेक्स्ट स्लॉट बुक कर रखा है वेडनेसडे का। तो वेडनेसडे को मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा।
तो नेक्स्ट क्लास में आप अटेंड कीजिए। ये आज जो पढ़ाया है उसके बारे में कुछ पूछना है तो बताइए, जो आज पढ़ाया है। टूल ऑन द वर्कपीस